एस्टोनिया के आसमान में बड़ी टक्कर हुई है। रूस और ब्रिटेन जर्मनी के प्लेन आमने सामने आ गए हैं। रूस के 4 अलग अलग विमानों को इंटरसेप्ट किया गया है। रूसी विमानों को नाटो के एयर स्पेस से खदेड़ा गया है। 2 सुखोई 27 फाइटर जेट्स और 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट किए गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें नाटो के एयर स्पेस में रशियन विमान उड़ते हुए नजर आए जिनको खदेड़ने की कोशिश की गई। इसमें फाइटर जेट्स भी थे, बड़े विमान भी थे जिनको खदेड़ा गया और माना यह जा रहा है कि जानबूझकर रशिया की तरफ से एयर स्पेस का वायलेशन किया गया था। बाकायदा इसकी तस्वीरें भी आपके सामने, ये वो रशियन फाइटर जेट्स और बड़े जेट्स हैं जो एयर स्पेस का वायलेशन कर रहे थे। राजन कोचर सर, जिस तरह का तनाव इस वक्त बना हुआ है उसमें क्या रशिया यह हिमाकत करने की कोशिश करेगा? ये जानबूझकर उठाया गया कदम है या फिर गलती से एयर स्पेस का वायलेशन हुआ है? देखिए, हमने MQ-9 ड्रोन को भी देखा तो रशियन एयर स्पेस में जो टेम्पररी एयर स्पेस है रशिया का, और रशिया ने नोटिफाई भी किया था कि ये हमारा टेम्पररी एयर स्पेस है और यहाँ पे बाकी एयरक्राफ्ट या ड्रोन नहीं आ सकते हैं, तो यूएस ने उसका वायलेशन किया है। और अब ये जो हम देख रहे हैं कि रशियन एयरक्राफ्ट नाटो के एयर स्पेस में चले गए हैं, ये एक रिटेलिएशन हो सकता है उस चीज़ का, MQ-9 का। और दूसरा ये होता है कि जब आप एक लड़ाई जोन में होते हैं तो एक कोई ऐसी फिक्स बाउंड्री नहीं होती कि आपका एयरक्राफ्ट जा नहीं सकता है। कई टाइम्स पे अपना मैनूवर लेते समय एयरक्राफ्ट आपके एयर स्पेस में आ जाता है। ये इसको लड़ाई में एक्चुअली होता है ऐसे कोई, लेकिन अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया, ये भी एक चर्चा का विषय रहा पूरी दुनिया में और अमेरिका से नाराज भी दिखा। लेकिन रूस के विमानों को मारने की हिम्मत नाटो देशों की नहीं हुई, बेशक उसके एयर स्पेस का वायलेशन हुआ। देखिए, ड्रोन का मामला अलग है और फाइटर एयरक्राफ्ट का अलग है, बिकॉज ड्रोन्स का एक तो अनमैन्ड था और दूसरा उसके ऊपर फ्यूल गिरा के उसको डिस्टेबलाइज किया गया है। एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। और विस्तार से समझेंगे जो आप बता रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पुतिन के खिलाफ अभी की बहुत बड़ी खबर है, राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। यूक्रेन में वॉर ऑफ क्राइम के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। पुतिन पर अवैध रूप से यूक्रेनी बच्चों को रूस ले जाने का आरोप है। रूस की बाल अधिकार आयुक्त मारिया लवोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। जी, अब पुतिन के खिलाफ जो ये अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, वो अरेस्ट वारंट क्या कह रहा है, क्या आरोप है उन पर, यह भी आप समझ लीजिए। यूक्रेन में वॉर ऑफ क्राइम का आरोप लगा है राष्ट्रपति पुतिन पर। लोगों को यूक्रेन छोड़ने के लिए मजबूर करना, यह पहला गंभीर आरोप। मजबूरन यूक्रेन छोड़ने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। यूक्रेनी बच्चे अवैध रूप से रूस लाए गए हैं। बच्चों को जबरदस्ती रूस में रखा गया है। यूक्रेनी लोगों को भी जबरदस्ती रूस लेकर जाया गया है। यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके में लोगों को जबरदस्ती रखा गया है। ये सारे गंभीर आरोप लगे हैं। यूक्रेन में ये अपराध 24 फरवरी 2022 से लगातार हो रहे हैं। ये जो आरोप लग रहे हैं, एक तो इसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती पुतिन की, क्योंकि वो उसके सदस्य भी नहीं है, लेकिन रूस ये कह रहा है कि हमने बच्चों को किडनैप थोड़ी किया है, हमने तो मानवीय दृष्टि से जो बच्चे बेसहारा हो गए थे उनको अडॉप्ट किया है। बिल्कुल, देखिए, ये क्रिमिनल कोर्ट और बाकी जो संस्थाएं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय जगत में झुंझुने की तरह हैं और उसका और कोई मतलब नहीं है। अगर हम नागासाकी और हिरोशिमा से लेकर 2020 अफगानिस्तान में जिस तरीके से अमेरिका ने पूरे विश्व व्यवस्था को तहस नहस, मानवीय अधिकारों का हनन किया है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जिसको इतने बड़े पैमाने पर हनन किया होगा। ग्वाटेनामो का जेल, जहां पर खूंखार क्रिमिनल को रखा जाता है, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है, जो अमेरिकी महादेश अमेरिका से अलग हटकर है, वो किसने किया है? अमेरिका ने किया है। तो तमाम जगहों पर, चाहे वो चीन के विरोध में तिब्बत के मसले को लेकर हो, हम ये नहीं करें कि तिब्बत में मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा है, लेकिन जब अमेरिका कब प्रश्न उठाता है, जब उस पर उंगली उठती है तब। जी, तो ये और सर इसका मतलब ये और कुछ नहीं है, बस रूस को एक बदनाम करने की साजिश है और इसी के तहत इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। और पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट पर रूस ने बड़ा बयान दिया है। आईसीसी के वारंट को कोई मतलब नहीं है, कि उसके प्रवक्ता, रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह कहना है, आईसीसी का फैसला अपमानजनक और अस्वीकार्य है। रूस ने अपना रुख स्पष्ट किया और कहा कि कानूनी रूप से हमारे लिए आईसीसी का फैसला अवैध है।
जिस फैसले को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है, उस फैसले को लेकर रशिया ने अपना रुख साफ कर दिया है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो युद्ध में अपराध करने के आरोप लगे हैं, उसको लेकर वारंट भी जारी हो गया है, जिसको लेकर फिलहाल रशिया ने अपना रुख साफ कर दिया है। देखिए, अरेस्ट वारंट तो हो गया है, जारी हो गया है, इसको लेकर चर्चा भी है, लेकिन नरम गरम जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। विदेश मंत्रालय की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ चुकी है। क्या है वो आपको डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं। आईसीसी के फैसले का रूस के लिए कोई मतलब नहीं है, यह साफ तौर से कह दिया गया है। आईसीसी का फैसला अपमानजनक और अस्वीकार्य है। कानूनी रूप से हमारे लिए आईसीसी का फैसला पूरी तरह से अवैध है। हम आईसीसी के अधिकार क्षेत्र के मान्यता ही नहीं देते, क्योंकि रशिया उसका सदस्य नहीं है। आईसीसी के प्रति कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि रूस इसका सदस्य नहीं है। कानूनी दृष्टिकोण की अगर बात करें तो आईसीसी का फैसला हमारे लिए बिल्कुल शून्य है, जीरो है। इस फैसले को हम नहीं मानते। बता दें कि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नियमों को नहीं मानता, क्योंकि रूस ने आईसीसी की स्थापना के वक्त सदस्य होने के समझौते पर हस्ताक्षर ही नहीं किया था। इसीलिए इस फैसले का कोई मतलब नहीं है, इस वारंट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अमेरिका खुश हो रहा है और अमेरिका दुनिया में इसको लेकर समर्थन जुटाता हुआ नजर आ रहा है। एसपी सिंह सर, आप जरा डिटेल में तफसील से बताइए, इस फैसले का मतलब क्या है? जब वो उसका मेंबर ही नहीं है, फिर इस फैसले को कंप्लायंस कैसे कराया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। एब्सोल्युटली, देखिए आपने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये रशिया के लिए ये फैसला जो है शून्य के बराबर है। एक्चुअली शून्य के बराबर है। जब रशिया पहली बार मेंबर नहीं है, आप उस पर कैसे लागू कर सकते हैं? दूसरा, आईसीसी जो है उसका किस तरह की ताकत है कि जाके रशिया जैसे देश में जाके उनके उसको प्रेसिडेंट को पकड़ सके? ऐसी कोई ताकत नहीं है। ये जो सिर्फ फिर से वंस अगेन एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा बन के रह गया है। ये सारी जो एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज, ये सबकी फंडिंग जो है यूएसए के थ्रू है। WHO हो, चाहे यूएनओ हो, चाहे आईसीसी हो, मैक्सिमम फंडिंग वहाँ से है। तो वो उनकी बात सुन के उस बात को बड़ा करना चाहती हैं। अमेरिका सिर्फ दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, रशिया एक क्रिमिनल देश है, पुतिन एक क्रिमिनल है। और शुरुआत से यही योजना रही है, यही साजिश रही है यूक्रेन और अमेरिका की। तभी याद होगा ज़ेलेंस्की ने वॉर क्रिमिनल तक पुतिन को कह दिया था। एक और बड़ी खबर यह कि पुतिन के खिलाफ वारंट के बीच बहुत बड़ा वीडियो सबूत। पुतिन और मारिया लवोवा के बीच बातचीत का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुतिन कह रहे हैं मारियोपोल से 15 साल के बच्चे को रूस लाए थे। रूस की बाल अधिकार आयुक्त हैं मारिया लवोवा। और देखिए, यही वो वीडियो जो आपको हम दिखा रहे हैं, मारिया लवोवा और पुतिन के बीच की बातचीत, जिसमें पुतिन ये कह रहे हैं कि यूक्रेन से एक 15 साल के बच्चे को रूस लाया गया था। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या हो सकता है? क्या पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं? तो जवाब है ना। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ये अब आपको हम एक एक करके समझाएंगे। जो जानकारी है उसके हिसाब से देखिए, आईसीसी की लगातार हम बात कर रहे हैं। आईसीसी के पास संदिग्धों की गिरफ्तारी की शक्ति नहीं है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या, आईसीसी सिर्फ मेंबर कंट्रीज में अधिकार इस्तेमाल कर सकता है और रूस इसका मेंबर नहीं है। आईसीसी की स्थापना के वक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश ही सिर्फ इसके मेंबर माने जाते हैं, सदस्य होते हैं। आईसीसी की स्थापना के वक्त समझौते पर साइन करने वाले देश ही सिर्फ सदस्य बनते हैं। और ऐसे में जब रूस ने हस्ताक्षर किए ही नहीं है तो आईसीसी का वो मेंबर नहीं है और इस हिसाब से उस पर कार्रवाई का कोई मतलब नहीं बनता है। एक और बड़ी खबर ये कि पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट पर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ऐतिहासिक है, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। रूसी तानाशाह को जरूर सजा मिलेगी। तो ज़ेलेंस्की की ओर से ये कहा गया है कि रूसी तानाशाह को सजा मिलकर के रहेगी, यानी कि गिरफ्तारी की जो खबरें सामने आ रही है उस पर ज़ेलेंस्की ने खुशी जाहिर की है। और पुतिन के खिलाफ वारंट पर राष्ट्रपति बाइडेन का भी बयान सामने आया है। आईसीसी का वारंट बिल्कुल सही है, यह अमेरिका कह रहा है। पुतिन के खिलाफ ये बेहद मजबूत पॉइंट है जिस आईसीसी की बात कर रहे हैं और जिस वारंट की हम बात कर रहे हैं जो पुतिन के खिलाफ जारी हुआ है। हालांकि आईसीसी का मेंबर नहीं है रूस, इसलिए पुतिन की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो क्या यह सिर्फ एक प्रोजेक्शन है पुतिन को बदनाम करने का, दुनिया के सामने उनकी ऐसी तस्वीर पेश करने का कि देखिए ये किस तरीके से युद्ध अपराध में संलिप्त है? तो अमेरिका कह रहा है, बाइडेन कह रहे हैं कि यह फैसला बिल्कुल सही है, वारंट बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कह दिया है कि पुतिन को हाजिर होना होगा। अब आपको समझाते हैं कि इनके मेंबर्स मोस्ट वांटेड जो अब तक हैं वो कौन कौन है। ये देखिए,
मुअम्मर अल गद्दाफी, ये तत्कालीन इनका जो पद था, ये लीबिया का ये तानाशाह थे। आरोप क्या था? मानवता के खिलाफ अपराध। ये मोस्ट वांटेड अब तक जो रहे हैं उनकी सूची हम बता रहे हैं किन किन पर आईसीसी ने ये आरोप लगाए थे और जो मोस्ट वांटेड थे। उमर हसन अहमद, ये सूडान के राष्ट्रपति, उस वक्त के आरोप क्या था? युद्ध अपराध के 22 मामले इनके खिलाफ थे। तो ये आईसीसी के अब तक के मोस्ट वांटेड के बारे में बता रहे हैं। अहमद हारून गृह मंत्री थे सूडान के, और आरोप क्या था? युद्ध अपराध, नरसंहार। इन सब के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जैसे कि अभी पुतिन के खिलाफ जारी हुआ है। जोसेफ कोनी, युगांडा का उग्रवादी लीडर, आरोप क्या था? युद्ध अपराध के किस मामले इनके खिलाफ भी दर्ज थे? और देखते जाइए आप। ये सिल्वेस्टर, कांगो का अलगाववादी नेता, युद्ध अपराध के 9 केस इनके खिलाफ दर्ज थे, इनके ऊपर भी वारंट जारी किया गया था। तो ऐसा ही वारंट अब यूक्रेन में जो रूस की जंग है और उसको लेकर के जारी किया गया है, जिसमें पुतिन को कहा गया है कि वहां से बच्चों का अपहरण किया जा रहा है, वहां से लोगों को लेकर के रूस लाया जा रहा है, जो कि युद्ध के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। यह युद्ध अपराध है कोचर सर, जबकि बार बार रूस यही पॉइंट रख रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं कि वहां से बच्चों को उठाकर जबरन लाया जा रहा है। यह क्या प्रोजेक्शन है पुतिन का कि देखिए साहब ये किस तरीके से मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं, बच्चों को उठाकर ला रहे हैं। देखिए, आप अगर डॉनबास के एरिया का जो हिस्ट्री अगर आप देखें 2014 के बाद, वहाँ पे क्या हो रहा था? जो भी रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनको तकलीफ में डाला जा रहा था। तो इसीलिए ये पुतिन का एक मैसेज है कि जो भी यूक्रेन के नागरिक हैं जो रशिया का साथ दे रहे हैं, या वो रशियन स्पीकिंग है या वो बॉर्डरिंग एरियाज़ में हैं, उनके ऊपर जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है यूक्रेनियन आर्मी का, वो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और वो ये एक वर्ल्ड को एक प्रोजेक्शन भी दे रहे हैं यूक्रेन के बारे में कि वो इस तरीके का टॉर्चर इन लोगों के साथ कर रहे हैं और हम मजबूर हो रहे हैं इन लोगों को सेव करने के लिए या अपना रशिया लेके आने के लिए। और दूसरा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे डालना चाहता हूँ। आपने जो एक अभी विजुअल दिखाया है अबाउट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये जितने भी मोस्ट वांटेड हैं इनके खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई हो पाई है? इनको क्या अरेस्ट किया गया है या कोई ऐसा कोई? आईसीसी ने अभी तक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स पर तो कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन इस वक्त आईसीसी को सबसे बड़ा क्रिमिनल कोई नजर आ रहा है तो वो है व्लादिमीर पुतिन, उस देश के राष्ट्रपति जो आईसीसी का मेंबर है ही नहीं। पुतिन के सामने नाटो के विस्तार से नई चुनौती पेश हो गई है। नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड का रास्ता साफ हो गया है। फिनलैंड की सदस्यता पर तुर्की, हंगरी सहमत हुए। गतिरोध की वजह से सदस्यता में अड़ंगा लगा था। नए मेंबर के लिए नाटो के सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है। तो आपको बताते चले, गतिरोध में सदस्यता पर अड़ंगा लगा था, जिसके बाद अब नए मेंबर के लिए नाटो के सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है। पुतिन के सामने नाटो के विस्तार से नई चुनौती पेश होती हुई नजर आ रही है। नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड का फिलहाल रास्ता साफ हो गया है। इसे कहा जा रहा है टिकट टू नाटो, और फिनलैंड का इस पर बयान भी आ गया है। वो क्या कहा है वो आपको सुनाने और समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल समर्थन के लिए तुर्की और हंगरी का उसने शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि हम अपने पड़ोसी स्वीडन को लेकर चिंतित हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं और हमारा उनसे रिश्ता गहरा है। हमारी सदस्यता बिना स्वीडन के लिए अधूरी होगी। जुलाई के समिट में स्वीडन पर फैसला हो जाना चाहिए, यह फिनलैंड का बड़ा बयान है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम सर, जिस नाटो की सदस्यता को लेकर यूक्रेन आज इस हालात में पहुंच गया है, उसमें एक नया तथ्य सामने आया है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इसको आप? फिनलैंड और देखिए स्वीडन की जो सदस्यता है, बहुत दिनों से बात चल रही थी और टर्की का इसके ऊपर विरोध था, वो इसके ऊपर एग्री नहीं कर रहे थे। अब देखिए टर्की ने कहा कि अपनी नेशनल इंटरेस्ट के कारण, अभी उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, अर्थक्वेक आया, और एक ग्रीन डिप्लोमेसी के बात अगर हम करते हैं तो टर्की ने एक अपनी भूमिका वहां भी निभाई। एक तरफ से रशिया और जेलेंस्की और पुतिन के बीच में एक मध्यस्थता भी की है, जो आप जान रहे हैं ग्रीन डिप्लोमेसी जो ब्लैक सी से हो रही है। तो ये एक तरफ तो टर्की कह रहा था, एकमात्र जो कंट्री था ये इसके विरोध में, एक्चुअली हंगरी तो करीब करीब रेडी हो ही जाता, पर ये टर्की का एक बड़ा नया पहलू आता है
और ये शायद स्वीडन को भी फिनलैंड तो खुश है, क्या स्वीडन के लिए भी स्वीडन चांस के लिए बन भी रहा मैसेज है, ये मैसेज है। स्वीडन के लिए भी मैसेज है कि वो भी इसमें जाएगा। हाँ। और देखिए ये जो भी हो, सही हो गलत हो, रशिया के लिए तो वजूद की लड़ाई है। वो तो नटोफाई नहीं करना चाहता था कंट्री को। ये बच्चे भी जो ले गया था, बात कर रहे थे, ये 6000 किलोमीटर छोड़ना, कीव छोड़ देना, खेरसन छोड़ देना, वो वॉर क्राइम, एक्चुअली वॉर तो है ही नहीं उसके तरफ से। ये तो एक स्पेशल एक ऑपरेशन है, वॉर तो है ही नहीं। ठीक है, बड़ी खबर है, नाटो सदस्यता पर स्वीडन को तुर्की से झटका लगा। तुर्की ने कहा हम अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे। स्वीडन के सामने तुर्की ने कई मांगे रखी है। स्वीडन के जवाब से संतुष्ट नहीं है तुर्की। तो स्वीडन पर तुर्की अड़ा हुआ है और इसको लेकर के क्या बयानबाजी की गई है ये हम आपको बताएंगे। इस बीच इससे पहले भी चर्चा हुई थी। फिनलैंड और स्वीडन, ये दो देश ऐसे हैं जो नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं। पूरी प्रक्रिया भी हो चुकी है, बस एक घोषणा भर बाकी है। और इस बीच एक और तकरार की खबर स्वीडन और तुर्की से सामने आई है। नाटो सदस्यता को लेकर के ही तुर्की ने कह दिया है कि हम अपना स्टैंड नहीं बदलने वाले हैं। क्या बातचीत हुई है, क्या बयानबाजी हुई है, ये अब आपको बताते हैं। स्वीडन पर तुर्की अड़ा हुआ है। एर्दोगन ने क्या कहा है ये आपको हम बताते हैं। कहा यह गया है कि हमने 120 आतंकी संगठनों की लिस्ट सौंप दी है। तुर्की विरोधी संगठनों पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। आतंक और घुसपैठ पर हमारा रुख नहीं बदलने वाला है। बातों से नहीं, हम रिजल्ट देखकर ही फैसला लेंगे। स्वीडन की संसद में कानून बनेगा, हम तभी मानेंगे। डिमांड पूरी होने पर नाटो सदस्यता को लेकर विचार करेंगे और स्वीडन को लेकर हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए इस तरीके की बयानबाजी हो रही है जिससे विरोधाभास की स्थिति भी समझने को मिल रही है। सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तुर्की और स्वीडन के बीच में ये जो तकरार है जिसमें तुर्की खासी नाराजगी जताता हुआ सामने आ रहा है कि जो लिस्ट हमने सौंपी है टेरर की, आतंकियों की, उस पर तो अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मुझे लगता है एर्दोगन का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल फोरम पे हर जगह बोला जाता है कि टेररिस्ट से कोई समझौता नहीं होगा। तो अगर तुर्की स्टैंड को ले रहा है तो उसमें गलत क्या है? आप देखिए इंडिया ने भी स्टैंड लिया था पाकिस्तान के साथ, नो टेरर नो टॉक्स। जब तक आप टेररिस्ट बंद नहीं करेंगे तो अब उनको बंद नहीं करें तो हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। तो यही स्टैंड आप तुर्की ले रहा है स्वीडन में, तो उसमें गलत नहीं है। मैं मानता हूँ कि स्वीडन को अपना रुख क्लियर करना चाहिए और जो डिमांड कर रहे हैं, और स्वीडन को तो आगे होकर खुद से करना चाहिए। जब तक तुर्की चाहेगा नहीं तब तक नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, जब तक सारे सदस्य देश अपनी सहमति नहीं देंगे। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर है, विरोध के बाद भी स्वीडन को यह भरोसा है और उम्मीद है कि हम भी जल्द नाटो ज्वाइन करेंगे। तुर्की के विरोध को लेकर हम पहले से तैयार हैं, ये साफ किया है स्वीडन ने।